नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और अहम खबरें और खास विश्लेषण भी। सबसे पहले बात मार्केट की। मिडिल ईस्ट में तनाव और यूएस में महंगाई की चिंता से बाजार में चौतरफा गिरावट आज देखी गई। निफ्टी करीब 250 अंक टूटकर 22,300 के नीचे बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी में भी करीब 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। बाजार में कैसा रहा कारोबार, हमारी सहयोगी अशेषा अध्वर्यु उसका पूरा डिटेल दे रही हैं। जी हां, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को लेकर काफ़ी कमज़ोरी दिखी भारतीय बाजारों में। आज निफ्टी 50 में करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई दी। आज के ट्रेडिंग सेशन में श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स से। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पर कमजोरी थी। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 1.5% की गिरावट दिखाई दी। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 1.5 से 2% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। इसके अलावा टीसीएस के नतीजे अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद सभी आईटी स्टॉक्स में गिरावट दिखी। इनफैक्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था आज के ट्रेडिंग सेशन में। कोफोर्ज, एल&टी टेक और विप्रो टॉप लूजर्स थे निफ्टी आईटी पैक से। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखाई दी। महिंद्रा लाइफ स्पेस, डीएलएफ और ओबेरॉय रियल्टी टॉप लूजर्स थे निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स से। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं, यहां पर भी काफी कमजोरी थी। सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको बैंक सभी स्टॉक्स में आज काफी गिरावट दिखाई दी। एल्यूमिनियम प्लेयर्स पॉजिटिव साइड पे थे। एलएमई ने सैंक्शंस इंपोज किए रशियन मेटल पर, जिसके चलते एल्यूमिनियम प्लेयर्स नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता सभी में करीब 1.5 से 4% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया। सेंको गोल्ड के ऑपरेशनल अपडेट्स काफ़ी अच्छे थे, जिसके चलते करीब 18% का उछाल यहाँ पर भी दिखाई दिया। लेकिन ऑल इन ऑल मार्केट्स में कमजोरी थी। निफ्टी 50 इंडेक्स में 8% के ज़्यादा की गिरावट दिखी और स्मॉल और मिड कैप में भी काफ़ी कमजोरी दिखाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका बाजार की इस तमाम अपडेट के लिए। अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ। मेरे सहयोगी शरद दुबे 5 एक्शन वाले शेयरों की जानकारी दे रहे हैं। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आज के दिन के ट्रेड में जो है ऑफ कोर्स हमने बहुत उथल पुथल और वॉलेटिलिटी देखी, स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्जर इंडेसेस। यहाँ पे जो है गिरावट देखने मिली थी शुरुआत के ट्रेडिंग सेशन में, फिर एक रिकवरी भी आई। लेकिन 5 अहम स्टॉक्स है या थीम है जो दिन के ट्रेड में वॉल्यूम्स के हिसाब से, न्यूज़ फ्लो के हिसाब से फोकस में थे। सबसे पहला है Q4 अपडेट के बारे में। यहाँ पे सेंको गोल्ड के जो Q4 अपडेट जो है शानदार देखने को मिले हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें चौथे तिमाही में तो लगभग 40% का ग्रोथ आया। वही अगर वित्त साल 2024 की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बात करें तो वो भी एक इनकरेजिंग नंबर देखने मिली है। स्टोर एडिशन लगभग 4 स्टोर्स एडेड हुए थे 4th क्वार्टर में। तो सेंको गोल्ड जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी था आपके निफ्टी 500 के इंडेक्स में आज के दिन के ट्रेडिंग में। ओएनजीसी भी फोकस में रहेगा। ऑफ कोर्स ब्रेंट क्रूड की जो दाम बढ़ी है उसके कारण तो इम्पैक्ट आया है पॉजिटिव। इसके अलावा जेफरी की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जिन्होंने इनिशिएट किया है बाई रेटिंग के साथ, और लक्ष्य जो है लगभग 390 रुपये प्रति शेयर रखा है। उसके कारण स्टॉक में आज एक अच्छी तेज़ी देखने मिली और वन ऑफ द टॉप गेनर्स था आपके निफ्टी 50 इंडेक्स में। वैल्यूएशन जो है वो कह रहे हैं कि अभी तक कैप्चर नहीं की, क्योंकि फ्री कैश फ्लो जो है ओएनजीसी ज़्यादा जनरेट करेगा आगे जाते हुए। और अभी भी कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें निफ्टी की लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नंबर से तो अभी भी सस्ता है स्टॉक। तीसरा स्टॉक रहने वाला एक्साइड, और हमने देखा एक्साइड में बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है जब से हुंडई और किया के साथ उनका करार हुआ है ईवी के सेगमेंट में। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया, 373 से बढ़ा के 485 कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो जो बैटरी स्टॉक्स है वहाँ पे री रेटिंग देखने मिल सकती है, और जो ट्रेड कर रही है प्राइस टू बुक रेशियो वो 4 to 6 टाइम्स कर रही है। और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस है मॉर्गन स्टैनली की, ये प्राइस दोगुना हो सकती है अगले 12 महीने में, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। तो 3 स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, लेकिन चौथा स्टॉक फोकस में रहेगा वो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। और यहाँ पे कंपनी ने एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंस की है जिसका वैल्यू जो है लगभग 118 रुपये प्रति शेयर का आता है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 16 से लेके 20% तक का डिविडेंड यील्ड। अब ये इतना बड़ा डिविडेंड यील्ड इसलिए आया है क्योंकि जो गल्फ की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसके कारण जो है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। और आज स्टॉक में भी हमने बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है। आखिरी स्टॉक रहेगा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स आपके मेटल स्पेस में, वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल इंडेक्स गेनर भी था। लेकिन अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें जैसे कि नाल्को हुआ, हिंडाल्को हुआ, तो इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिली है क्योंकि जो एलएमई है लंदन मेटल एक्सचेंज, यहाँ पे कुछ रशियन स्टॉक्स जो मिनरल्स है, मेटल्स हैं, उनको बैन कर दिए गए हैं। अब इसका इम्पैक्ट ऑफकोर्स ग्लोबल सैंक्शंस के कारण हुआ है और एशियन मेटल
स्टॉक्स भी दिन के शुरुआती ट्रेड में हमने देखा उसमें बढ़ोतरी हुई और भारत के भी जो मेटल रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग देखने मिली, स्पेशली हिंडाल्को और नाल्को जैसे स्टॉक्स में। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है या थीम्स है जहाँ पे आज हमारे 5 के पंच में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका। बढ़ते हैं आगे। चुनिंदा मेटल शेयरों में आज चमक देखने को मिली। दरअसल एलएमई ने रूस के मेटल्स की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है और इसका असर घरेलू मेटल शेयरों पर नजर आया। इस पर ज्यादा अपडेट दे रही हैं हमारी सहयोगी अशिषा। जी हाँ, डोमेस्टिक एल्यूमिनियम स्टॉक्स में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। हिंडाल्को, वेदांता, नैल्को तीनों ही काउंटर्स पे करीब करीब 2 से 4% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है और इसकी वजह यह है कि ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम और निकल प्राइसेस में करीब करीब 6 से 9% का उछाल आज सुबह दिखाई दिया था और इसकी मेन वजह यह है कि रशिया, यूके और यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं रशियन मेटल्स पर, जिसके चलते ग्लोबल मेटल एक्सचेंजेस यानी लंदन मेटल एक्सचेंज पर इन कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़े। 3 मेटल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बैन लगाया है कंप्लीट, निकल, एल्यूमिनियम और उसके साथ ही साथ कॉपर। इसी के चलते इन तीनों ही मेटल रिलेटेड स्टॉक्स आज भारतीय बाजारों में भी फोकस में है। इसके अलावा कुछ और याद रखें कि कुछ इन्वेंट्री पोजीशन की बात कर लेते हैं। 31 मार्च के हिसाब से टोटल इन्वेंट्री के परसेंटेज की बात करें तो रशियन एल्यूमिनियम करीब करीब 91% के आसपास था, कॉपर में 62% की इन्वेंट्री पोजीशन थी और 36% निकल की। लेकिन गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है और उनका मानना है कि इमीडिएटली कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये केवल रशियन मेटल यूके और यूएस वाले ट्रेडर्स नहीं खरीद सकते, लेकिन नॉन यूके और यूएस के ट्रेडर्स ये रशियन मेटल फिर भी खरीद सकते हैं और इसी के चलते एनालिस्ट का मानना है इम्पैक्ट शायद लिमिटेड रह सकता है। लेकिन फिर भी लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़े, निकल के प्राइसेस बढ़े और इसी के चलते डोमेस्टिक एल्यूमिनियम प्लेयर्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और कल बड़े इवेंट्स जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए, ट्रिगर्स बताने के लिए जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। जी तृप्ति, बताएं। जी, तो कल जिन क्यूज़ और इवेंट्स पर हमारी नज़र रहना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल अपडेट ले लेते हैं। तो अमेरिका में कल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे, इसी के साथ चीन में जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं। अब बात भारतीय कंपनियों की करते हैं तो नतीजों का सीजन शुरू हो गया है। कंपनी क्रिसिल और सैटिन क्रेडिट केयर अपने Q4 के नतीजे कल जारी करेगी, जिन पर हमारी नज़र रहेगी। नतीजों के लिए बोर्ड बैठक जिन कंपनीज में होने वाली है उनमें डेन नेटवर्क एंड इंटेग्रा एजेंशिया में कल नतीजों को लेकर बोर्ड बैठक होगी, जिस पर नजर रहेगी। दूसरे इवेंट्स की बात करें तो कल IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करेगा। जी हाँ, इन सब के बीच में अब पूरे देश को राहत देने वाली खबर से आपको वाकिफ कराते हैं। इस बार देश में मॉनसून जो है वो सामान्य से बेहतर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज जारी अपने अनुमान में और क्या खास बातें कही हैं, ये जानने के लिए मेरी सहयोगी भव्या दुआ ने IMD के DG मृत्युंजय महापात्र से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं मृत्युंजय मोहपात्रा जो कि DGM है IMD के। हम आपके साथ जुड़े हैं। तो आज आपने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट करी है साउथ वेस्ट मानसून की इंडिया में 2024, तो आप उस पर कोई लाइट शेड कर सकते हैं कि कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है इंडिया में? आज जो हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इशू किए हैं मानसून के बारे में, इसके हिसाब से कंट्री एज ए होल के लिए खुशखबरी है। नॉर्मली जितना बारिश होता है इसका 106% इस बार बारिश होने का संभावना है और पूरी देश में भी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। लगभग सभी जगह में एबव नॉर्मल टू नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है, एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि ओडिशा, एडजनिंग एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल और झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स में जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और एडजनिंग एरियाज ऑफ हिमाचल, उत्तराखंड में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले IMD ने हीट वेव फोरकास्ट भी करी थी, तो आगे कुछ दिनों में और कुछ महीनों में हीट वेव कैसे फोरकास्ट लग रही है? अभी ऑलरेडी एक स्पेल ऑफ हीट वेव हो चुका है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। अभी बिकॉज ऑफ द थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हीट वेव अभी एवेटेड है, मगर टेम्परेचर आंध्र प्रदेश, ओडिशा वगैरह में ईस्ट कोस्ट में इंक्रीज हो रहा है। अगले 5 दिन के अंदर वहाँ हीट वेव कंडीशंस डेवलप हो सकता है। और हम मानसून का ऑनसेट कब देख सकते हैं केरला में?
मानसून यूजुअली 1 जून में केरल में सेट इन होता है। इस बार कब आएगा इसका जानकारी मिडिल ऑफ मई यानी 15 मई के आसपास जारी होगा। जी हाँ, तो मॉनसून को लेकर अब तक जो अनुमान है वो काफी बेहतर नजर आते हुए और मौसम जो है वो बेहतर रहने वाला है। इन सब के बीच में जो चुनावी मौसम है वो भी बदल रहा है। शहर शहर चुनावी सरगर्मियां दिख रही हैं, रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। क्या है जनता जनार्दन का मूड, किस क्षेत्र में किस पार्टी को मिलेगा अपर हैंड तो कौन होगा मायूस? जनता का मूड भांपने के लिए हम लेकर आ गए हैं स्वदेश की चुनाव यात्रा। जनता के दिलों पर कौन करेगा राज? दिल्ली के सिंहासन से देश पर कौन सी पार्टी करेगी राज? ये 4 जून को तय होगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक पारा गर्म है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को उतारकर चुनौती दिलचस्प कर दी है। इस सीट पर क्या है जनता का मूड? स्वदेश की चुनाव यात्रा में यह जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी भावना किशोर ने। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके से मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी नॉर्थ ईस्ट इलाके में है, रोहताश ईस्ट का ये इलाका। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं कि क्या मनोज तिवारी के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, कन्हैया कुमार उनके सामने होंगे, या फिर एक बार फिर से मनोज तिवारी यहां से जीत दर्ज करेंगे? क्या लगता है कि नॉर्थ ईस्ट का ये जो इलाका है जहां से मनोज तिवारी सांसद हैं और लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में क्या लगता है कि मनोज तिवारी को बीजेपी ने टिकट दिया है तो क्या वो फिर से जीत दर्ज करेंगे या फिर यहाँ पे बदलाव होगा कन्हैया कुमार से? देखो जी, बदलाव का तो ऐसे है कि वैसे तो जीत तो बीजेपी की होगी। कन्हैया कुमार को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। कन्हैया कुमार जेएनयू में अध्यक्ष थे। क्या लगता है उनको कांग्रेस ने ऐसे टिकट दिया, क्या सोच के दिया होगा? सोच के तो सभी देता कि जीतेंगे, बाकी वो पब्लिक निर्णय करेगी कि कौन जीतेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ से कौन जीत रहा है? हमारे तरफ से तो मनोज तिवारी जीतेगा। मनोज तिवारी। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? अजय गर्ग। अजय जी, यहाँ पर आप कितने सालों से हैं नॉर्थ ईस्ट के इलाके में? मैं यहीं पैदाइश है मेरी। यहीं पर है, तो आपने तो बहुत अच्छे से खूब समझा होगा इस इलाके को। तो क्या लगता है इस बार मनोज तिवारी को बीजेपी ने टिकट दिया तो जीत जाएंगे, या कन्हैया कुमार जिस तरह से कहते हैं कि मुद्दा महत्वपूर्ण होता है, आदमी नहीं, और बीजेपी ने तो इतने सालों में कोई काम नहीं किया, तो ऐसे में आपको क्या लगता है यहाँ पे? क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का इस टाइम समय खराब कह लो या कुछ भी कह लो, कन्हैया कुमार को जो टिकट दी गई है वो जो आदमी जेएनयू में भारत के खिलाफ नारे लगा रहा है, उसके ऊपर केस चल रहे हैं, उसके बावजूद अगर उसको टिकट दे रहे हैं तो कांग्रेसी भाई भी उनका साथ नहीं देंगे। अच्छा। जो मैं समझ सकता हूँ। और इस यहाँ पे आप लोग रहते हैं, बातचीत होता होगा, अब तो चुनाव को कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग में जब चर्चा होती है तो किस तरह की चर्चा होती है? क्या बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही है जीत जाएगी? देखिए, 400 पार का तो नहीं कह सकते हम। मैं तो अपने क्षेत्र की बात करूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो अगर किसी लोकल कैंडिडेट को दी जाती तो मनोज तिवारी जी को फाइट मिल जाती। अब मनोज तिवारी जी क्लियर स्वीप साफ आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह से अगर कन्हैया कुमार लेकर आए हैं तो उससे नुकसान ही पहुंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल और पहुंचेगा। अगर लोकल बंदा होता तो जीत जाता? बहुत फर्क पड़ता। फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग काम से खुश है मनोज तिवारी के? नहीं, तो व्यापारी वर्ग क्या कहता है? व्यापारी वर्ग तो यही कहता है जी, मनोज तिवारी जी ने शक्ल तो बहुत कम दिखाई है यहाँ। अच्छा। ना के बराबर 10 सालों में, लेकिन ठीक है भाई, जो उनके टच में है उनके कार्य हो भी रहे हैं। हाँ, ठीक है। सर, आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, क्या लग रहा है इस बार इस क्षेत्र का विकास होगा? मैडम, विकास तो यहाँ पे पिछले 15 सालों से रुका हुआ है, तो क्या लग रहा है बदलाव हो जाएगा क्या? बदलाव इस टाइम तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। जो कैंडिडेट सामने है उनके हिसाब से लगता नहीं है कि विकास इस बार होगा। आपको ऐसा लगता है? और भी लोग हैं। सर, आप यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? अनिल खन्ना। अनिल जी, क्या लग रहा है इस आपके क्षेत्र में जो जिसको मिला है उम्मीदवार कन्हैया कुमार, और वो कहते हैं कि सरकार ने, मोदी सरकार ने तो काम नहीं कराया है, खासतौर पर अगर इस इलाके की बात करें तो मनोज तिवारी के लिए क्या मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, ऐसा है कि कोई मुश्किल तो नजर आ नहीं रही,
क्योंकि मनोज तिवारी जी पुराने कैंडिडेट हैं और मैं नहीं समझता कि उन्होंने काम नहीं करा, क्योंकि जितना काम एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है उस हिसाब से वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने लोगों से मिलते जरूर हैं, उनको कहीं भी कोई बुला ले तो आते जरूर हैं, किसी के यहाँ फंक्शन हो, दुख दर्द हो, सब जगह आते हैं। अच्छा ये बताइए, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो कुछ साल पहले बहुत दंगे हुए थे, नॉर्थ ईस्ट इसलिए भी जाना जाता है, तो यहाँ पे काफी लोगों ने पलायन भी किया इस क्षेत्र से। क्या लगता है बीजेपी इस बार फिर से यहाँ से जीत दर्ज करेगी या फिर बदलाव होने वाला है कन्हैया कुमार के रूप में? मैडम, कन्हैया कुमार के रूप में देखो, हम फेस वैल्यू को ज्यादा महत्व देते हैं। कन्हैया कुमार को ना तो हम आज तक देखा है, और मनोज तिवारी को हम टीवी सीरियल से भी जानते हैं, और क्षेत्र में बहुत अच्छा काम भी करा उन्होंने और जीत भी हासिल करी है, और इस पर बीजेपी साथ उन्हीं की सीट पक्की होगी। आप बताइए सर, क्या लगता है कि बीजेपी मनोज तिवारी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं क्या कन्हैया कुमार से? बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। कन्हैया कुमार जी ने गलत निर्णय लिया है, 100% हार जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे तमाम सारी दुकानें मैं देख रही हूँ अलग अलग, यहाँ पे जब चर्चा होती होगी व्यापारियों में, तो किस तरह की अभी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा है? देखिए, चर्चा नो डाउट जीएसटी को लेके होती है, व्यापार को लेके होती है, महंगाई को लेके होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें कोई और है ना दिखाई नहीं देता। सिर्फ मोदी जी दिखाई देते हैं कि देश के लिए मोदी जी जरूरी हैं। मोदी जी ही जरूरी हैं। आपका भी बिजनेस है सर, आपकी दुकान है, क्या लगता है विकास होगा इस बार? किस तरह का विकास होगा? कन्हैया कुमार के रूप में विकास होने के लिए आप चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि एक बार फिर से मनोज तिवारी यहाँ से सांसद बने? देखिए जी, ये इलेक्शन मेरे हिसाब से एक तरफा है। अच्छा। क्योंकि जो मैं रोहतास नगर की अगर बात करूं तो मनोज तिवारी जी हमेशा आते हैं, बाकी का कन्हैया जी हम जानते नहीं, हमने आज तक देखा ही नहीं उनको, और जो काम करता है वो यहाँ माना जाता है, और शायद कन्हैया जी एक तरफा नहीं है यहाँ पे, और मनोज जी ने काम किया है। तो ये रोहतास नगर में मौजूद थे, जहाँ पर तमाम सारी व्यापारियों से हमने बात की, और लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार को वो जानते तक नहीं है, इसलिए उनके लिए जो उम्मीद है वो काफी ज्यादा कम है। कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर एक गलत डिसीजन लिया है, इसलिए लगता है कि मनोज तिवारी ही यहीं पर आएंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं मनोज तिवारी के सामने, और कितनी बड़ी चुनौती है कन्हैया कुमार के लिए अपनी जगह यहाँ पर बना पाना, वो तो देखने वाली बात होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं इजराइल और ईरान संघर्ष से उपजे एविएशन इंडस्ट्री के एक नए दबाव की। जी हां, इजराइल और ईरान के बीच भड़के संघर्ष के चलते जो एविएशन सेक्टर है उसमें उथल पुथल मच गई है। कई एयरलाइंस ने एक दिन पहले ही जंग के खतरे के चलते ईरान के एयर स्पेस की बजाय लंबे रूट लेना शुरू कर दिया था, और अब इसका पूरा जो असर है वो हमें नजर आ रहा है। कई बड़ी जगहों की फ्लाइट हैं, उनका रूट डाइवर्ट किया गया है, और तमाम बड़ी एयरलाइंस अपने पूरे जो उड़ान का बेड़ा है उसे नए तरीके से रिव्यू कर रही हैं, और इस तरह का असर, इस तरह की जंग के बाद किस तरह से कंज्यूमर्स पर पड़ता है, एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ता है, ये हम जानेंगे, हम खास चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुमित से समझते हैं, हमारे सहयोगी सुमित से समझते हैं कि आखिर किस तरह का असर पड़ रहा है एयरलाइंस की और इस तरह की उड़ानों पर। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स बरकरार हैं, और इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो एयरलाइंस हैं भारत से, उनके लिए ये मुश्किल घड़ी हो सकती है आगे जाते हुए। इसलिए काफ़ी एयरलाइंस ने जो अपनी फ़्लाइट्स हैं वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप के लिए खास तौर पर, उनको रीरूट कर दिया है। विस्तारा ने जैसे अपनी फ़्लाइट है उसको रीरूट किया है, इंडिगो ने इस्तांबुल की फ़्लाइट को रीरूट कर दिया है, और इसके साथ फ्रैंकफर्ट को जाने वाली मुंबई से लफ्तांसा की फ़्लाइट उसको भी रीरूट किया गया है। अभी इस फेयर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और जैसे एयरलाइंस की दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, उन्हें लगेगा कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो ईरान के ऊपर जाने का नहीं है, तब ये फेयर बढ़ सकते हैं। 10 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। एक और फैक्टर हो सकता है कि क्रूड प्राइसेस, तेल के दाम
ऊपर जा सकते हैं, उससे भी एयरलाइंस जो हैं वो अपने फेयर्स बढ़ा सकती हैं। सो आने वाले कुछ महीनों में जब छुट्टियों का माहौल रहेगा और लोग जाएंगे यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ, तब शायद उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा किराया देना पड़ेगा, क्योंकि एयरलाइंस जो हैं वो इसको भरपाई आसानी से नहीं कर पाएंगी अगर एस्केलेट होती हैं सिचुएशन पूरी। अभी इजराइल क्या करता है, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं और आगे कैसे माहौल होने वाला है, ये सब देखने वाली बात होगी। तो तस्वीर जो है वो हमने आपके सामने रखी, पूरी जानकारी आपके सामने रखी। अब इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर ऑगस्टीन विनोद, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन हैं, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ऑगस्टीन, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा कंज्यूमर के एंगल से समझना चाहूँगा, आम व्यक्ति के नज़रिए समझना चाहूँगा, जब इस तरह की स्थिति होती है, रूट डाइवर्ट होते हैं, जाहिर है ये अचानक आया चैलेंज है, लेकिन भार तो कंज्यूमर पे पड़ने वाला है। एविएशन इंडस्ट्री भी अपना दबाव कंज्यूमर पे पास ऑन कर देती है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट सुमित ने इसको सारांश में थोड़ा बहुत कवर जरूर किया है, जो अभी का मौजूदा स्थिति क्या है और आने वाले समय में स्पेशली ट्रैवलर्स को क्या मुश्किलें पेश आने वाली। आप जैसे मेरे पीछे देखते हैं, ये जो मैप है, मैप से इंडिया की तरफ अगर आप अगले फ्रेम में जब ले आएंगे, वो ग्रीन कलर में मैंने ईरान को मार्क किया है। तो जो रूट यूरोप की तरफ जाती हैं, स्पेशली नॉर्दर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप की तरफ जाती हैं, वो ईरान होते हुए जाती हैं। जो दिल्ली से निकलती हैं, जो बॉम्बे से निकलती हैं और जो साउथ ऑफ इंडिया से निकलती हैं, जैसे कोचिन वगैरह से, वो रूट जो है ईरान वाले एरिया से नहीं जाता, उसको M300 रूट कहते हैं। लेकिन दिल्ली से जो रूट जाता है वो जाता है पाकिस्तान होते हुए, राइमियार खान, नॉर्थ ऑफ राइमियार खान, जैसलमेर के नॉर्थ से होते हुए वो रूट सीधा जाता है ईरान होते हुए सेंट्रल यूरोप को। जैसे आपने अभी कवर किया कि इस्तांबुल वाला रूट को भी रीरूट कर दिया गया। अभी ये जो जहाज है दिल्ली से उड़ान भरेगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा और नॉर्थ से, तो ये जो मैंने दिखाया यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रीन जो मार्क किया हुआ है वो है ईरान, और जो भी रूट ईरान के ऊपर से जाएंगी वो होंगी जब सेंट्रल इंडिया से जो रूट्स निकलती हैं दिल्ली वगैरह से, वो रूट्स पे ज्यादा असर पड़ेगा। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि फुटफॉल या हवाई जहाज इस रूट पर कितने उड़ते हैं, और साउथ M300 रूट की मैंने बात की, उस पे कितने उड़ते हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। M300 या फिर साउथ ऑफ इंडिया से जो रूट्स जाती हैं, ओमान और UAE, उस रास्ते जो रूट जाती हैं, वो उसमें हवाई यातायात जो यूरोप को जाती हैं वो इसके मुकाबले थोड़ा कम है। तो जो लोग सेंट्रल इंडिया से जा रहे हैं उनके ऊपर जरूर असर पड़ेगा। छुट्टियों के दौरान जिन्होंने अपने रिजर्वेशन किए हैं यूरोप जाने के, लंदन जाने के और यहाँ वहाँ जाने के, जो रिजर्वेशन किए हैं लोगों ने, उन रूटों पर भी, उनके यातायात पर भी, और उनके जो जेब से जो खर्च होंगे पैसे, उस पर भी असर जरूर पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है सेफ्टी, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ईरान अकेला अफेक्टेड नहीं है। ईरान से आप देखते हैं जो मिसाइल्स उड़ेंगी वो उड़ेंगी ईरान से लेके इजराइल की तरफ। तो ये ओवरफ्लाइंग ईरान का ही एक क्वेश्चन नहीं है, ईरान से जो इजराइल का जो रास्ता है वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसमें तो सेंट्रल इंडिया और साउथ ऑफ इंडिया से जो जाती हैं रूट्स, उस पर भी फर्क पड़ेगा। उस पे ऑल्टरनेटिव मैंने ब्लैक में मार्क किया है, नायरोबी और एथेंस होते हुए जाएंगे, वही एक विकल्प रह जाता है। और नैरोबी एथेंस होते हुए जाने में आपको जो सफर 4 या 6 घंटे लगेंगे, या 10 या 11 या 12 घंटे लगेंगे, हो सकता है आपको एक टॉप ओवर भी लेना पड़े। तो कुल मिलाकर के ये जंग अगर जल्दी से खत्म नहीं हुआ, हमारे यातायात में भी, हमारे हवाई जहाज के यूटिलाइजेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगी, बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल होंगे, बहुत सारे फ्लाइट्स होंगे। एक और जरा आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा एक चीज की, आपने सुरक्षा की बात की,
कंसर्न्स क्या क्या रहते हैं आमतौर पे जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं किसी भी एयरलाइंस के लिए? और फिर इस सब के बीच में ये भी सवाल उठता है कि वो जो एयर स्पेस है वो तो साझा है, मतलब वो तो उस देश की भी जिम्मेदारी है जहां ये संघर्ष चल रहा है, तो क्या वो भी कुछ फिगर आउट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। MH370 के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन MH17 के बारे में चर्चा बहुत कम हुई है पूरे न्यूज स्पेस में। एक MH370 के बाद ये हादसा हुआ था। MH17 को 283 पैसेंजर्स के साथ 15 क्रू मेंबर के साथ बोइंग 777 था, यूक्रेन रशिया बॉर्डर पर इसको मार गिराया गया था और सारे मर गए थे इसमें। ये एक रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के चक्कर में इन लोगों की मौत हुई और ये जहाज का क्रैश हुआ और MH एयरलाइन का भी पट्टा बैठ गया। ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, जब आप A to B जाते हैं और बीच में अगर वेदर आ जाता है तो आपको वेदर डिविएशन देना पड़ता है। इसका मतलब वेदर को आप अवॉइड करते हुए चलते हैं, तो आपके जो निर्धारित रास्ता है या निर्धारित जो एयरवे है उससे आप परमिशन लेकर के दाएं या बाएं चले जाते हैं। लेकिन जो दुश्मन बाकी जो लड़ने वाले देश हैं उनको ये इंफॉर्मेशन हो सकता है तुरंत ना पहुंचे और हो सकता है वो आपको दुश्मन जहाज समझ के हो सकता है कि आपके ऊपर अटैक करें। मेरे पास समय कम है सर। बहुत बेहतर तरीके से इस विश्लेषण को हमने सामने रखा है और कोशिश यही की है कि हम समझने की कोशिश करें उस आम कंज्यूमर के लिहाज से और इस परिस्थिति में भी इस सेक्टर के लिहाज से कि आखिर क्यों इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं और इसका क्या असर पड़ता है। और बहुत बेहतर तरीके से आपने तमाम बातें बहुत स्पष्ट भाषा में आपने सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। किसी और दिन हम और ज़्यादा विस्तार से इन सब चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और फिर मैं आपको आमंत्रित करूंगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।